नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज में आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। रिश्वत लेते दरोगा का वीडियो वायरल, एसपी ने दिया जांच का आदेश। परीक्षा परिणाम को लेकर लगातार जारी है मैट्रिक के छात्रों का प्रदर्शन। स्कूल संचालकों ने कहा संशय है तो फिर से दे सकते हैं एग्जाम। और 24 घंटे से भी ज्यादा समय से सड़क पर जमा है पानी। कार्यालय से लेकर थाने तक है डूबे। भगवान भरोसे चल रहा है शहरवासियों का जीवन। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मिठनपुरा थाने में जब्त गाड़ी को छोड़ने के लिए दारोगा द्वारा घूस लिए जाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिस युवक से घूस लिया गया उसने ही वीडियो बनाकर वायरल किया है। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि एक दरोगा के साथ दो लोग खड़े हैं। मोल जोल होने के बाद मुट्ठी में रुपए का गड्डी युवक अपने पैकेट से निकाल दरोगा को दे देता है। दरोगा भी झट से रुपए मुट्ठी से दबाकर अपने पैंट के पॉकेट में रख लेता है। वायरल वीडियो पर सिटी एसपी राजेश कुमार का कहना है कि मेरे भी संज्ञान में आया है, जांच का आदेश दिया गया है। वायरल हो रहा है कुछ पैसा लेने का, पुलिस कर्मी का, देखा गया उसको? ये वीडियो हम लोग को भी संज्ञान में आया है। हम लोग को भी मोबाइल के व्हाट्सएप पे भेजा गया है। इसकी जांच हम उच्च स्तर से इसकी करवा रहे हैं। जांचोपरांत प्रतिवेदन प्राप्त होने पे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। परिणाम पर से कुछ रिपोर्ट थानेदार के हैं? अभी इसकी जांच चल रही है। जांच हो जाने के उपरांत जैसे ही प्रतिवेदन प्राप्त होगा, यदि वो वायरल वीडियो के अनुसार यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। का मामला है ये मिठनपुरा थाना से संबंधित है मामला। पुलिस कर्मी की पहचान हो गई है? हाँ, सारी कोई पहचान हो गई है। जांच कार्य अभी चल रहा है। 2-4 घंटे में जांच कार्य भी संपन्न हो जाएगा। तत्पश्चात जो रिपोर्ट में जो बातें मेंशन रहेगी उसके आलोक में आगे कार्रवाई होगी। सीबीएसई का रिजल्ट सभी बच्चों के लिए अच्छा नहीं रहा, खासकर वैसे स्कूल जिनका सीबीएसई से रजिस्ट्रेशन नहीं है मगर पढ़ाई कराते हैं, फॉर्म भी डलवाते हैं, परीक्षा भी दिलवाते हैं। ये सब कुछ मैनेज किया जाता है। क्योंकि इस बार विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दिया तो इनकी कारस्तानियां सामने आ रही है। छात्र छात्राओं का आरोप है कि जिनका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए था उनको सिर्फ किसी तरह से पास करा दिया गया है, जबकि जिनका रिजल्ट एवरेज होना चाहिए था उनको बम्पर नंबर दिया गया है। मिठनपुरा और माली घाट के 2 स्कूल के खिलाफ छात्र छात्राओं ने बीच सड़क पर बैठकर धरना दिया। आरोप है कि सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट में स्कूल से उन्हें सिर्फ कम मार्क्स दिया गया है। छात्र छात्राओं ने मुख्य सड़क जाम पर जमकर हंगामा किया। इनका कहना है कि स्कूल ने जानबूझकर उनका रिजल्ट खराब किया है। इंटरनल असेसमेंट में अच्छे नंबर नहीं होते हुए उनका परसेंटेज अच्छा होता। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधक से 2 दिनों के अंदर मार्क्स बढ़ाकर देने की मांग की। सीबीएसई 10वीं बोर्ड के परिणाम जारी होने के बाद विद्यार्थियों में आक्रोश देखा जा रहा है। बुधवार को सड़क जाम पर धरने पर बैठे छात्र छात्राओं ने स्कूल के प्रिंसिपल और डायरेक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। विद्यार्थियों का कहना है कि कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझने के बावजूद भी स्कूल के डायरेक्टर ने पैसे लिए और इंटरनल असेसमेंट में कम नंबर दिए। बाद में पहुंचे मिठनपुरा थाना पुलिस के द्वारा समझाने के बाद छात्र छात्राओं ने सड़क जाम समाप्त किया। ये सीबीएसई का रिजल्ट जो परसों निकला उसको लेकर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो बच्चे आज तक अभी 40-50% से ज्यादा स्कोर नहीं किए स्कूल में, उसको 91-92% दी। हम लोग का हमेशा एकेडमिक 9th में, 8th में, 10th में सब में हम लोग को 80 से 90 के बीच में रहा। प्री बोर्ड में भी हम लोग का 90% स्कोर किए, फिर भी हम लोग को 50%, 57%, 56% ऐसे नंबर दिए। हम लोग को कोई एडमिशन नहीं मिल रहा है किसी कोचिंग में जा रहे हैं एडमिशन के लिए तो वहाँ से रिटर्न कर दिया जा रहा है। जो बच्चे कोचिंग में एडमिशन पहले ले चुके थे उसका पेमेंट वापस कर दिया जा रहा है। हम लोग कहाँ जाएं?
टीचर को थोड़ा गैदरिंग कम करो, गैदरिंग पीछे थोड़ा कोविड का प्रोटोकॉल को फॉलो करो। क्या बोले? स्कूल के प्रिंसिपल ही भाग गए। पैरामाउंट एकेडमी रिलेटेड नहीं है आप। नाम किसका? और हमारा इंटरव्यू दिखाते हाफ ईयरली यूनिट। मेरा स्कूल जो है अपलेटेड नहीं है, मैं पैरामाउंट से स्कूल अपलेटेड हुआ है। तो हम लोग जो रिजल्ट दिया गया प्री बोर्ड जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हम लोग का अच्छे मार्क्स 90+ एबव आया हुआ है, लेकिन जो रिजल्ट आया CBSE का 3 दिन पहले उसमें 50% दिया गया है। लेकिन वही जो वहाँ के स्टूडेंट है हम लोग के स्कूल के ही, उनको जो टीचर पढ़ता था, टीचर से जो ट्यूशन पढ़ता था वो बच्चे को ज़्यादा नंबर दिया गया 90+ स्कोर एबव, लेकिन उनको उतना क्षमता नहीं है कि वो स्कोर कर पाए। अगर मानिए यहाँ पे बच्चा, बहुत सारे पटना में लड़की भी सुसाइड किया 12th के रिजल्ट के कारण, अगर यहाँ पे सुसाइड करता तो क्या पैरामाउंट इसका जिम्मेदार होगा? क्या CBSE जिम्मेदार होगा? अगर इस बेसिस पे एग्जाम बोल रहे हैं CBSE के री एग्जाम दीजिए, तो री एग्जाम किस बेसिस पे हम लोग दे? जब एग्जाम हुआ ही नहीं है, उस पर रिजल्ट मिला है, तो हम लोग री एग्जाम क्यों दे? हम लोग को भी रिजल्ट दीजिए उतना। LN के स्टूडेंट है हम लोग, LN में क्या हुआ, हम लोग एडमिशन कराने के लिए दिए थे, वहाँ से हम लोग का क्या हुआ कि फी वापस हो जा रहा है। बहुत सारे यहाँ पे गर्ल्स है, उन लोग का भी आकाश का दिए थे तो उन लोग का कैंसिल कर दिया गया। इतना कम 50%, 40%, 47% मार्क्स दिया गया है, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। सभी स्ट्रगल यहाँ पे आके स्टूडेंट आके प्रोटेक्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर स्कूल के टीचर या प्रिंसिपल से बात हुई, क्या बोले? स्कूल के टीचर जिम्मेदार दे रहे हैं कि मेरा गलती नहीं है, जिससे स्कूल अपलेटेड है उसका गलती है। जब इनसे पूछा जा रहा है तो ये टीचर आके भाग गए। ये जब आ रहे हैं इनसे भी जब कुछ गार्जियन का बात हुआ, पेरेंट्स, तो ये जिम्मेदार दे रहे हैं CBSE। लेकिन इस बार जो रिकॉर्ड निकाली थी उस पर बोली थी कि जिस प्री बोर्ड के स्कूल के हाथ में, प्री बोर्ड के सब चीज़ स्कूल के हाथ में था, प्री बोर्ड का रिजल्ट देखते हुए उसको नंबर देना चाहिए था। नंबर देना है 9th के रिजल्ट, प्री बोर्ड 10th में होता है ना, उसी बेसिस पे हम लोग मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम नहीं हो। हम लोग को भी जैसे जिस स्टूडेंट को नेपोटिज्म ला के अपने स्टूडेंट को 90+ एबव स्कोर कराए हैं, वैसे हम लोग को भी दे, क्योंकि हम लोग का इतना कम मार्क्स है कि हम लोग कहीं एडमिशन भी नहीं ले सकते। एडमिशन लेने जा रहे थे हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। गुरुवार को जिले के कई स्कूलों में CBSE द्वारा रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद उत्पन्न विभिन्न समस्याओं को लेकर इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्कूल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपना पक्ष रखा। प्रिंसटन स्कूल के डायरेक्टर शरद लोहारी ने अभिभावकों और छात्र छात्राओं को संयम बरतने की सलाह देते हुए कहा कि अगर उन्हें लगता है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है तो वह दोबारा से परीक्षा दे सकते हैं। साथ ही अन्य स्कूलों के डायरेक्टर ने कहा कि रिजल्ट बनाना स्कूल का काम नहीं है, रिजल्ट CBSE बोर्ड ने दिया है। अगर रिजल्ट से छात्र या छात्रा संतुष्ट नहीं है तो वह दोबारा परीक्षा देकर अपने रिजल्ट को चैलेंज कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने स्कूल में होने वाली तोड़-फोड़ की घटनाओं को निंदनीय बताते हुए कहा कि विद्यालय छात्रों का होता है और छात्रों को अपने विद्यालय में इस प्रकार की घटना नहीं करनी चाहिए। कि अगर किसी बच्चा को लगता है कि उसको मेरिट के हिसाब से मार्क्स नहीं आया तो CBSE ने इसके लिए प्रावधान रखा है कि वह बच्चा फिर से एग्ज़ाम दे सकता है और उस एग्ज़ाम के माध्यम से अपने अंक को बेहतर कर सकता है। कुछ बच्चे का ज़्यादा अंक आना है, कुछ बच्चे का कम अंक आना है, लेकिन बच्चों का आरोप है कि एग्ज़ाम हम देंगे, री एग्ज़ाम होगा, लेकिन जो बच्चों का ज़्यादा अंक आया है उन लोगों को एग्ज़ाम देना। देखिए, चूँकि कोई बच्चा स्कूल में 1 साल नहीं रहता है, कई साल से रहता है, और इस कोविड में चूँकि क्लासेस जो है कम हुए हैं तो बच्चों को यह नहीं मालूम है कि मेरा परफॉर्मेंस क्या है, दूसरे का परफॉर्मेंस क्या है, लेकिन टीचर को मालूम है कि विगत 5 साल से हमारा कौन बच्चा क्लास में अच्छा है, कौन बच्चा किस रैंक में है, और उस आधार पर टीचर ने उसको जो है एक रैंक बना करके एक मार्किंग देने का काम किया है। ये कह सकते हैं कि पिछले साल 9th में जो बच्चा का मार्क्स आया उसके हिसाब से 10th में रिजल्ट दिया है। 9th में जो नंबर आया उसी का सिर्फ 9th के आधार पर, 10 के आधार पर, उसके पहले भी, और CBSE जो बोर्ड का गाइडलाइन रहा उसके आधार पर तो देना ही है। CBSE बोर्ड का जो गाइडलाइन रहा, पीरियडिक में कितना देना है, इसमें कितना देना, उसको भी देना है। और साथ साथ उसके ओवरऑल CBSE ने भी कहा कि अगर कोई बच्चा जो है, अगर आपके स्कूल में अच्छा है, तेज है, लगता है, लेकिन कोविड के वजह से उसके थोड़ा सा उसके एग्ज़ाम में किसी तरह का कोई दिक्कत है, लेकिन ओवरऑल आप समझते हैं कि ये लड़का ठीक ठाक है, तो आप उसको जो है आप अपने हिसाब से रिजल्ट कमेटी उसको ये कह सकती है। इस बार के रिजल्ट से आप लोग संतुष्ट हैं? रिजल्ट से हम लोग जो है संतुष्ट जो है नहीं हैं,
तो क्या चाहते हैं फिर से एग्जाम नहीं देखिए, चूँकि ये ऐसी व्यवस्था थी कि जिसमें इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। खासकर कुछ बच्चों को जो बहुत तेज़ बच्चे थे, ठीक है ना, उनको थोड़ा सा नुकसान इसमें हुआ है कि क्या जो पॉलिसी जो बनी थी, हाँ, एवरेज जो मतलब जो पॉलिसी पिछले साल की जो पॉलिसी बनी थी उसमें जो है आज के डेट में बच्चा क्या है इससे नहीं, उसको था कि पास्ट ईयर के रिजल्ट से उसको जोड़ना था। इसलिए इसमें हो सकता है कि कुछ जो बच्चे होंगे उसको कुछ नंबर का नुकसान हो सकता है, लेकिन स्कूल ने प्रयास किया ईमानदारी से रिजल्ट बनाने का। जो बच्चा जिस लायक है उसको रिजल्ट वैसा मिला। और जल जमाव की पीड़ा झेल रहे शहर वासियों में जनप्रतिनिधियों एवं निगम प्रशासन के खिलाफ लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। बुधवार की सुबह 2.5 घंटे की बारिश ने स्मार्ट सिटी दरिया बन गया और गली मोहल्ले टापू। 24 घंटे बीत जाने के बावजूद गुरुवार को भी शहर के अधिकांश सड़कें तालाब बनी रही। बाजार के अधिकांश दुकानें एवं लोगों के घरों में बारिश की पानी प्रवेश कर गया, जिससे व्यवसायियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सदर अस्पताल, समाहरणालय, कचहरी, इमली चट्टी बस स्टैंड, कस्टम, जिला परिवहन कार्यालय, निबंधन कार्यालय, कई बैंक और एटीएम समेत कई अन्य कार्यालय जल जमाव की चपेट में आ गए हैं। कर्मियों और आम लोगों के कार्यालय आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में हर तरफ पानी ही पानी होने से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। जल जमाव की पीड़ा झेल रहे शहरवासी स्मार्ट सिटी का स्मार्ट ड्रेनेज प्रणाली का इंतजार कर रहे हैं कि कब वह आए और इस जल जमाव से मुक्ति दिलाए। जो बिहार की दूसरी राजधानी बोला जाता है, वहाँ तो ऐसी स्थिति हो गई है जो कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। आए दिन कंटिन्यू हर जगह मोती झील से लेके जो शहर के विभिन्न जगह है, वहाँ पे इतनी जल जमाव है और इतने लोगों के साथ कठिनाई हो रही है, परेशानी हो रही है। और लेकिन निगम प्रशासन और जो यहाँ के जो भी मेकर लोग हैं, वो तो सिर्फ मेयर चुनाव कराने में ही वो लोग व्यस्त है, मेयर बनाने में वो लोग व्यस्त है, लेकिन उनको मतलब शहर के जो नगर निगम का क्षेत्र है उस पर किसी को कोई ध्यान नहीं है। और यहाँ पे भी मैं अभी यहाँ पे भी हूँ, चतुर्थ चौक के मैं नज़दीक हूँ, वहाँ पे भी अभी वही हाल है। और किस तरह के आगे बढ़ी वहाँ पे भी वही हाल है। मोती झील से लेके पूरा मतलब जो भी अगर शहर का देखा जाए, इमली चट्टी लेके और अघोरिया बाजार, सारा का सारा जगह मतलब पूरा जल जमाव से पूरा डूबा हुआ है। और परेशानी हो रही है परिवार को लेके जाना, तो फिर परिवार को ही सही, परिवार और उसके बाद हम लोग छोटे छोटे बच्चों लेके, और उसके बाद जो भी है ऑटो रिक्शा ठेला टेम्पू जितने भी लोग हैं, सब लोगों का मतलब यही मतलब एकदम दुर्गत गति हो गया सभी लोगों का। सड़क कोई जर्जर होगी, सड़क तो खैर पूरी जर्जर है ही, और सड़क के साथ साथ मतलब लोग आम जनता लोग का मतलब जीना दुश्वार हो गया एकदम से। बिल्कुल ये है कि नाला और सड़क का ये जो है मतलब क्या होता है वो ये हो गया है। देखिए सड़क तो ऐसी सड़क तो ऐसी टूटी हुई है, आए दिन यहाँ पे कभी मोटरसाइकिल फंस रही है, कभी 4 चक्का फंस रही है, कभी रिक्शा पलट जा रही है, लोगों को चोट आ रही है, मोच आ रही है, बहुत लोग तो गिर के सर फट रहे हैं। यहाँ पर तो ऐसी स्थिति बनी हुई है शहर की। ये पूरे शहरी क्षेत्र का काफ़ी भयंकर समस्या है जल जमाव की। हर एक क्षेत्रों में जल जमाव है और लोग काफ़ी परेशान हैं। जल निकासी का कोई प्रावधान नहीं है। ये चतुर्वी स्थान चौक के समीप की बात है। ऐसा कई जगह है जो जल जमाव में है। कालीवाड़ी रोड भी है जल जमाव से ग्रसित है, गुदरी रोड, मोती झील, हर एक क्षेत्रों में जल जमाव इस ढंग का हो चुका है और पानी निकासी का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। स्मार्ट सिटी का नाम लिया जाता है लेकिन आज तक ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है कि जल जमाव से मुक्ति हो सके। इसके लिए हम लोग कई बार बात उठाए हैं। निकटतम प्रत्याशी संघ ने भी इस बात को उच्च स्तरीय रूप से इस बात को उठाया है, लेकिन कोई कारगर कदम नहीं उठाया जाता है और जल जमाव की समस्या सब ग्रसित है। और जब आमजनों की समस्या को दूर करने वाला ही अगर परेशानी और सुरक्षा की गुहार लगाता हो तो जरा सोचिए कैसे आमजनों की समस्या दूर होती होगी। दरअसल हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के बेला थाना की, जहां मौजूद पुलिस कर्मी जैसे तैसे रहने को मजबूर है क्योंकि थाना के अंदर गंदी नाली का पानी प्रवेश कर चुका है। पुलिस कर्मियों को शौच करने में भी परेशानी हो रही है। चारों तरफ पानी ही पानी। जरा आप भी देखिए क्या कुछ कहा मौजूद पुलिसकर्मी और फरियादी। तो मतलब कितनी समस्या हो रही है पानी? बहुत ज्यादा पानी की समस्या है, बहुत ज्यादा। ऑफिस में हम लोग कन्हौली शक्ति नगर से पानी हेलते हेलते बेला थाना तक आए हैं, पैर तक
पूरे पानी है, पूरे लग रहा है कि जैसे बाढ़ आ गया इस तरह है। थाना में स्टाफ है? नहीं, कोई नहीं, एक भी स्टाफ नहीं है, कोई आदमी है, एक मुंशी है बस। मतलब आप लोग आवेदन दिए हुए नहीं? कुछ नहीं, कुछ अभी नहीं मिला। थाना में है, बेला थाना। जल जमाव है? पानी जल जमाव पूरा कितनी समस्या हुई है? पानी है ना, पूरा बेला इंडस्ट्रियल स्टेट में पानी ही पानी। नहीं, थाना परिसर में भी तो पानी है। परिसर में भी पानी है। समस्या हो रही है? समस्या काफी हो रही है। बस बेला थाना में आया सर। कितनी समस्या हो रही है? बहुत समस्या है, पानी देख ही रहे हैं कि क्या हाल है यहाँ। पानी तैरते हुए है। बस अधिकारी थाना में थे कि नहीं? मुलाकात हुई है? हाँ जी, मुलाकात तो हो गई। समस्या बहुत हो रही है। हाँ, समस्या तो अभी पानी हमेशा यहाँ बारिश जैसे होती है पानी अंदर घुस जाता है, और हम लोग को वो भी गंदा पानी है, साफ पानी है नहीं। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही पानी आ गया है। पानी भी ज़्यादा है और महकता बहुत, नाली वाला पानी महकता बहुत ज़्यादा है। नाली वाला पानी आ जाता है, नाली वाला थाने के पानी आ अंदर जाता है और पैर हाथ खुजलाने लगता है इससे, जिसके कारण हमेशा चलने में दिक्कत होता है और यहीं रहना भी है। बाथरूम की भी समस्या होती है? बाथरूम की बहुत बड़ी समस्या है कि बाथरूम में पानी घुसा हुआ है पूरा अंदर। सीतामढ़ी से जयपुर जाने वाली बस मोतीपुर थाना क्षेत्र के बरजी चौक के NH28 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस रोड से लगभग 5 फीट नीचे पानी के गड्ढे में जाकर पलट गई। बस में लगभग 40 से 45 पैसेंजर सवार थे। मौके पर पहुंची मोतीपुर पुलिस किरान की मदद से बस को निकालने में जुटी है। ग्रामीणों के सहयोग से यात्रियों को बस से निकाला गया। स्थानीय चिकित्सक कर रहे हैं घायलों का इलाज। इंडिया नेपाल से पकड़ रहे थे, जयपुर जा रहे थे और यहाँ पर आके आप कैसे गाड़ी में हम देखा नहीं, हम कैसे पलटी का स्पीड कर रहा था, बहुत ओवर स्पीड में जा रहे थे। अब कैसे एक्सीडेंट किया हमको कुछ नहीं मालूम, और जाकर पलटी कर दिया, पानी में डूब गई, कुछ देखा नहीं। गाड़ी में से पूरा वक्त। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसाराम यादव है, नेपाल में है। नेपाल में कहाँ पे? नेपाल में सीधा मेरा लहान। ये बस कहाँ से खुलती है? चौक से खुलता है। ठीक करवाया है, हॉर्न ठीक करवाया है, अला नहीं मिला। हाँ, हॉर्न ठीक करवाया है, और वो गियर वगैरह जो गाड़ी नहीं पकड़ता था ना, वो लगवाया है। उसको बाद वो लोग ऐस मस्ती से वहाँ से गाड़ी खोला है। गाड़ी कम से कम 180 के स्पीड गाड़ी। एक्सीडेंट के समय गाड़ी कितना स्पीड रहा होगा? करीब 80 से ऊपर गाड़ी। तो एक्सीडेंट कैसे हुआ कुछ बताइएगा? गाड़ी वो एक्सीडेंट हुआ, आगे जो है तो कोई ट्रोली वाले जा रहा था, वो ब्रेक मारा ना, ट्रोली के ठोकर मारते हुए गाड़ी बैक किया। जिले के औड़ाई पुलिस ने मिनी नकली डाबर फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, जिसमें 15 लाख का नकली डाबर की तेल, शैम्पू, सैनिटाइजर बरामद की गई है। वहीं बताया जा रहा है कि औड़ाई बाजार के समीप एक रूम के अंदर किराए का मकान लेकर चाय पत्ती के द्वारा नकली डाबर तेल, सैनिटाइजर, डेटॉल का निर्माण करवाया जा रहा था और औड़ाई के विभिन्न इलाकों में सप्लाई भी की जा रही थी। औड़ाई थाना अध्यक्ष राजेश कुमार को गुप्त सूचना मिली। गुप्त सूचना के आधार पर दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे तो भारी मात्रा में नकली डाबर का तेल, सैनिटाइजर, डेटॉल बरामद हुई। वहीं पुलिस की भनक लगते ही आरोपी भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने अज्ञात लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की है और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। वहीं इस मामले में औड़ाई थाना अध्यक्ष राजेश कुमार का कहना है कि सूचना मिली थी कई ब्रांडेड कंपनी का डुप्लीकेट तेल, सैनिटाइजर, डेटॉल का निर्माण रूम के अंदर करवाया जा रहा है और मार्केट में भी सप्लाई की जा रही है, जिसको लेकर दल बल के साथ छापेमारी की गई। उस दौरान लगभग 15 लाख का डुप्लीकेट तेल, सैनिटाइजर और चाय पत्ती विभिन्न सामग्री बरामद की गई है। अज्ञात के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई। जल्द आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मामला यह है कि औराई थाना क्षेत्र अंतर्गत औराई बाजार के निकट में सूचना मिली है कि डाबर कंपनी, हिंदुस्तान लीवर कंपनी और अनेक कंपनी के नकली पदार्थ रैपर के भरा जा रहा है और यहाँ मार्केट में सेल किया जा रहा है। कि उसके ऑथराइजर जो शीतल झा हैं वो एक लिखित आवेदन दिए, उनके लिखित आवेदन पर छापेमारी गई, जिसमें बहुत सा 10-15 लाख के रुपए का नकली डाबर का गुलाब जल, निहार तेल और डिटॉल, सैनिटाइजर
टाटा टी गोल्ड प्रीमियम का चाय पत्ती सब बरामद किया गया है। कितने लोगों को आरोपित की गई है इसमें? आरोपित तो अभी अज्ञात के ऊपर है, क्योंकि जो 2-4 दिन पहले ही ये लिया गया था रेंट, और एक वीडियो है। वीडियो बताई कि ये 2-4 दिन पहले आया है और उसको आधार कार्ड मोबाइल नंबर मांगा गया, तो बताया कि हम 2 दिन में सामान रखते हैं, हम आपको नंबर और एड्रेस सभी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। लेकिन इसी बीच में हम लोग को छापामारी कर दिए, उसके लिए अभी पता नहीं चला। अनुसंधान के क्रम में पता चलने पर आगे कितने की होगी लगभग? 10-15 लाख रुपए की क्षति। जिले के सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के सिकंदरपुर वार्ड नंबर 14 में दिन दहाड़े साइकिल चोरी कर भाग रहे चोर को लोगों ने खदेड़ कर दबोच लिया। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी, फिर उसे बांधकर पीटा गया। उसके माफी मांगने व काफी विनती करने पर लोगों ने उसे पुलिस को सौंप दिया। आरोपित स्थानीय बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। वही मामले में आरोपित के खिलाफ सिकंदरपुर निवासी मनीष कुमार उर्फ सोनू ने एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने में आवेदन सौंपा है। उन्होंने बताया कि गुरुवार की दोपहर वह घर पर थे, खाना खाने के बाद वह आराम कर रहे थे। इसी बीच आरोपित उनके घर में चुपके से घुस गया, फिर उनकी साइकिल चोरी कर भागने लगा। खटपट की आवाज पर वह जग गए। बाहर देखा तो आरोपित साइकिल लेकर भाग रहा था। इस पर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर स्थानीय लोगों ने आरोपित को खदेड़ कर पकड़ लिया, फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी। वही घटना की सूचना पर पहुंची सिकंदरपुर ओपी पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। थाने पर उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपित 3 बच्चे का बाप है। उसके साथ एक अन्य युवक भी था जो फरार हो गया है। आरोपित ने उसका नाम पता बताया है, हालांकि पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बताइएगा क्या बात है? आज दोपहर 1-1:30 बजे का बात है। मैं खाना खा के अपने घर पर आराम कर रहा था। पीछे हमारा एक गली है जिसमें कुछ खड़खड़ का आवाज़ हमको मिला। मैंने जब जाके देखा तो उसमें 2 चोर घुसा हुआ था, हाँ, जो साइकिल लेके भाग रहा था, जिसको मैंने रंगे हाथ पकड़ा। उसमें एक चोर हमको झकझोर के भाग गया और एक पकड़ा गया, जिसे मैं नगर ओपी में, सिकंदरपुर ओपी में हमने उस चोर को पकड़ के वहाँ जमा करवाया। इससे पहले भी मेरे डेरा में 2 बार चोरी हो चुका है। मोटर ले गया, टावर का पाइप ले गया, कोको कोला का गोदाम है उसमें भी चोरी हुआ। बरुराज थाना क्षेत्र के फुलवड़िया चौक स्थित नंदलाल प्रसाद ज्वेलर्स में बुधवार की रात चोरों ने शटर तोड़कर लगभग 3 लाख के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। वारदात को अंजाम देते गांव के 2 युवक मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद कयामुद्दीन ने चोरों को देख लिया। चोरों की भी नजर उन दोनों पर पड़ गई। फिर क्या था, अपराधियों ने दोनों युवक को बुरी तरह से पीटकर घायल कर दिया और जब तक वहां से निकले नहीं तब तक बंधक बनाए रखा। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं दोनों घायल युवकों का इलाज मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में चल रहा है ना। मतलब मेरा स्टाफ कॉल किया है कि दुकान में चोरी हो रही है, तो हम आए हैं यहाँ पे। 5 बजे करीब में कॉल किया है। 5 बजे करीब में यहाँ पे आए हैं और देखे हैं पूरा शटर टूटा हुआ है, अंदर पूरा सामान तिजोरी सब टूटा हुआ है, सारा सामान ले गया है। अच्छा, लगभग कितने का चोरी है ये? लगभग 3 लाख रुपये चोरी। कितने का गहना, कितने का नगद? नगद नहीं है, सब चांदी या सोना। मोतीपुर गांधी चौक स्थित फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा कर बड़े पैमाने पर लाखों रुपए का बंदरबाट करने का किसानों के शिकायत पर गुरुवार को वीडियो प्रशांत कुमार और एलडीएम गणेश दत्त ने बैंक पहुंचकर जांच की। इस दौरान जांच टीम ने किसानों के खाते सहित अन्य अभिलेखों को खंगाला। टीम में शाखा प्रबंधक चंदन कुमार सहित से खाते खोलने, एटीएम जारी करने के संबंध में लंबी पूछताछ की गई। जांच के दौरान बैंक कर्मियों में हड़कंप मच गई। बता दें कि बरुराज थाना क्षेत्र के बबरवन निवासी किसान लगन देव कुमार, उर्मिला देवी, रामायोध्या महतो, अनीता देवी, बचन देवी, भागीरथ महतो एवं वासुदेव महतो ने संयुक्त रूप से जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच कराने व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी।
जिला अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में किसानों ने बताया कि फिनो बैंक द्वारा हम लोगों का फर्जी खाता, फर्जी मोबाइल फोन नंबर और फर्जी एटीएम खोलकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का राशि का फर्जीवाड़ा कर राशि की निकासी कर ली गई है। जब हम लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराने के बाद साइट पर खोजबीन की तो पाया कि हम लोगों के नाम पर पीएम किसान सम्मान निधि का रुपया आ गया है और उसकी निकासी कर ली गई है, जबकि हम लोगों का आधार कार्ड पर उसकी मोबाइल फोन नंबर भी गलत है। जब हम लोग बैंक के स्टेटमेंट रिपोर्ट निकाला तो देखा कि राशि की निकासी फिनो बैंक के बगुरबन गांव स्थित सीएसपी संचालक पंकज कुमार द्वारा राशि की निकासी की गई है। इस संबंध में एलडीएम गणेश दत्त ने बताया कि शाखा प्रबंधक को खाता खोलने सहित अन्य अभिलेखों को 2 दिनों के अंदर टीम को सौंपने के आदेश दिया गया है। टीम ने बताया कि पीड़ित किसानों व बैंक कर्मियों से पूछताछ की गई है। अभिलेखों के अनुसार टीम आगे की कार्रवाई करेगी। हम लोग जब भी सरकार का जो 2000 का किस्ती आता था तो हम लोग अपना अकाउंट लेके अपने अकाउंट में जाते थे चेक कराने बैंक में, तो पता ही नहीं चलता था कि आपका पैसा आ रहा है। तो वहाँ से एक जानकारी मुझे मिला कि पीएम किसान सम्मान निधि का एक गूगल पे बेनिफिशियल स्टेटमेंट है, उस पे आधार से पता चल जाएगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। जब उस पीएम किसान सम्मान निधि पे अपना आधार से हम जानकारी लिए तो पता चला कि एक फिनो बैंक में आपका अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है और आपके साथ आपका खुला हुआ है, पैसा भी आपका आ रहा है और आपका पैसा विड्रॉल भी हो रहा है। फिर हम फिनो बैंक में गए, फिनो बैंक से जानकारी लिए कि आप मेरा अकाउंट कैसे खोल दिए और आप मेरा अकाउंट ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, मेरा एटीएम आप कैसे इशू कर दिए, अगर आप इशू किए तो फिर मेरा रजिस्टर पे साइन भी होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं वहाँ से मुझे प्राप्त मिला। तो फिर आपने क्या किया? तो फिर हम बैंक को आवेदन दिए। बैंक में पहला आवेदन हम लोग यहाँ दिए हुए हैं, आवेदन दिए, आवेदन का 1 महीना बैंक में पड़ा रह गया, कोई काम नहीं होगा। फिर हम लोग आवेदन फिर डीएम कार्यालय में गए, डीएम कार्यालय में आवेदन दिए, तो वहाँ से 1 महीना बाद एलडीएम सर और बीडीओ उनका अकाउंट फिनो बैंक में कैसे खुला उनको ज्ञान नहीं है और उसको से पैसे की निकासी भी की। सर एटीएम बैंक से मांग रहे हैं ये चीज कि आखिर अकाउंट खुलने का क्या आपके यहाँ प्रोसेस है। ऐसे ही किसी व्यक्तिगत अकाउंट खुल नहीं सकता है। आजकल आप लोग जानते हैं कि बैंकिंग सिस्टम बहुत कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो उनके यहाँ से हम लोग यही मांगे, उन लोगों से डिमांड किए फिनो बैंक से कि आप लोग अपना क्या प्रोसेस है आपके बैंक में अकाउंट खोलने का, कैसे पैसा निकासी होता है, एटीएम का क्या तरीका है, जब ये डिटेल हम लोगों को देते हैं। मामला है ये वीडियो सर सारा बात बता ही थी आपको, वही चीज़ है। हम लोग को खबर हुआ था कि फिनो बैंक में बिना जानकारी का अकाउंट खुला और एटीएम का इस्तेमाल करके पैसा निकासी हो गया अकाउंट से। तो हम लोगों ने कहा है इनको कि आप अपना अकाउंट खोलने का प्रोसेस लिख कर दीजिए और साथ में जो है उसके साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दीजिए, मैंने सर्कुलर वगैरह कानून जो है बैंक का वो दीजिए, कैसे अकाउंट खोलने का क्या तरीका है और एटीएम इशू करने का क्या तरीका है। इस बैंक के मर्चेंट से जुड़ा हुआ मामला है। मर्चेंट पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने गलत मोबाइल नंबर के साथ अकाउंट ओपन किया है और शिकायत करने वाले ये बता रहे हैं जो मुझे जानकारी में न देते हुए अकाउंट खोला गया है। तो इस मामले के लिए बीडीओ साहब और एलडीएम साहब जांच के लिए आए थे। उस मामले पर हम जांच करते हुए बैंक से रिपोर्ट मांगा गया है और हम लोग वो अकाउंट ओपन प्रोसेस सारे रिपोर्ट उनको सबमिट करेंगे और उसके बाद जांच पड़ताल के बाद ये बात सारा। गुरुवार को एसडीएम पूर्वी डॉक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि मातमी त्योहार मुहर्रम को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। निर्देश में है कि 19 अगस्त को मुहर्रम पर कोई जुलूस या ताजिया नहीं निकाला जा सकता। एसडीएम ने सभी धर्मगुरुओं और जिला शांति समिति से संवाद कर कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन कराने का आदेश दिया जाएगा। सावन माह में कांवड़ यात्रा पर रोक के बाद ताजिया जुलूस निकालने पर भी रोक लग गई है। गाइडलाइन के संदर्भ में एसडीएम पूर्वी ने बताया कि मुहर्रम पर होने वाले सभी कार्यक्रमों को लेकर जिला शांति समिति के साथ बैठक हो, धर्मगुरु से व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग लिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना का भय अभी भी समाप्त नहीं हुआ है और नए नए वेरिएंट्स इसके सामने आ रहे हैं जो काफ़ी डेडली हैं और इससे मृत्यु दर काफ़ी अधिक बढ़ी हुई है। ऐसी स्थिति में जबकि हिंदुस्तान के बहुत सारे क्षेत्र में नए सिरे से कोरोना का लहर आ रहा है, किसी भी प्रकार के सार्वजनिक
स्थलों पर किसी भी प्रकार का खास करके धार्मिक आयोजन सख्त रूप से मनाही है। इसके अलावे भी विवाह एवं श्राद्ध को छोड़ करके कोई भी सार्वजनिक उत्सव नहीं मनाना है। रैलियों एवं अन्य प्रकार के जुलूसों पर पूर्व की तरह पाबंदी है। इसलिए इस बार भी मुहर्रम जो पिछली बार की तरह सादे तरीके से अपने रीति रिवाज के तहत अपने अपने जो घरों पे ही लोग मनाएंगे। मातम पोषी जो गुना है वो सामूहिक नहीं बल्कि इंडिविजुअल फैमिली के स्तर पर होगा। कोई एक दूसरे से गले नहीं मिलेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। जो प्रोटोकॉल है उसी के अनुसार से होगा। ये सरकार का निर्देश है। इसके संबंध में डिस्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो हमारा गृह विशेष विभाग द्वारा आएगा और गृह विभाग द्वारा जो जारी होगा वो भी हम आप लोगों को कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन तत्काल भी नहीं करेंगे। पालन कराने को लेकर शांति समिति के साथ बैठक होती? जी बिल्कुल, शांति समिति के साथ हम लोग यही मिलते रहते हैं और इस महत्वपूर्ण पर्व के लिए हम लोग शांति समिति की बैठक भी आयोजित करेंगे और थाना स्तर पर आयोजन होगा और जो डिप्लॉयमेंट ऐतिहासिक स्तर पर हम लोग करते हैं वो भी जारी रहेगा। तिरहुत प्रक्षेत्र के आईजी गणेश कुमार के कार्यालय में गेट पर बैठी यह महिला अपने पति की हत्या में शामिल आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कुढ़नी थाना क्षेत्र के झिकटी गांव निवासी सोनम कुमारी है, जो अपने परिजनों के साथ आईजी गणेश कुमार से मिलकर ज्ञापन सौंप न्याय की गुहार हर दरवाजे पर लगाकर थक गई है। पीड़िता सोनम कुमार ने बताया कि 21 अक्टूबर 2020 की शाम में पड़ोसी द्वारा उनके पति गौरी शंकर सिंह को बाइक पर बैठाकर कहीं ले गए और 1 घंटे के बाद बेहोशी की हालत में उसके पति को घर से कुछ दूर छोड़ दिया गया। उनकी सास के द्वारा चिल्लाने पर स्थानीय लोगों के सहयोग से बेहोशी की हालत में उनके पति को अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की प्राथमिकी स्थानीय थाना में दर्ज कराई गई, लेकिन घटना को 9 माह बीत जाने के बावजूद भी आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी बीच कई बार जिला पुलिस के कई आला अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन हर बार निराशा ही मिला। उधर आरोपित द्वारा केस उठाने की धमकी दी जा रही है, जिससे पूरा परिवार भय के माहौल में जीने को विवश है। 10 महीना होने वाला है, कोई अभी न्याय नहीं मिला। हम दौड़ते दौड़ते मेरा पैर थक गया। छोटा बच्चा है, घर पे छोड़ के आते हैं, अभी कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। वो धमकी पे धमकी देता है। कहाँ का मामला? झिटकी का है। 21 तारीख 10वां महीना। किसी से विवाद हुआ? 2020 अनुज कुमार ने किसी से विवाद नहीं था, उसी लेन देन था, पैसा के लेन देन से। उसका पैसा हम दे चुके थे अपने हाथ से। फिर साल भर के बाद टॉर्चर कर रहा था। हम पूछते रह गए, हम पूछते थे, आता था तो बोलता था नहीं कोई बात नहीं है भाभी जी, हमको नहीं बताता था। अभी भी कोई दबाव दे रहा है क्या? हाँ, धमकी तो बराबर देता है, मेरे देवर को देता है। कहता है कि केस उठाओ ना तो तुमको खत्म करे। एक से चला गया, अब तुम बचा हुआ है। थाना में कुछ शिकायत किए हुए हैं, सब चीज दिए हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। आज आए सर से पूछ दरखास्त देना है, कोई तो सर बोलने नहीं, चलिए ठीक है हम करवाते हैं। बस यही इतना बोलते हैं, कोई भी यही सुनवाई और कुछ नहीं है। 21 तारीख 2020 अक्टूबर महीना में, जो कि अभी तक हम 10 महीना काफ़ी हो चुका है। बार बार हम दौड़ के आते हैं, एसपी साहब के पास भी आते हैं, डीएसपी साहब के पास आते हैं, आईजी साहब के पास भी 10 महीना से कंटिन्यू हम दौड़ रहे हैं। अभी तक कोई न्याय नहीं मिल रहा है। क्या कारण है मौत का, कुछ बता दें? मौत का कारण कुछ भी नहीं, पैसा का थोड़ा सा भाई साहब मेरे पैसा लिए हुए थे, जो कि पैसा चुकता किए हुए थे। बाकी ज़मीन लेने के दबाव पर वो मेरे भाई साहब को जहर खिला के हत्या किया। प्रशासनिक कार्रवाई कुछ हुई है? प्रशासनिक कार्रवाई कुछ नहीं है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 10 महीना से हम काफ़ी आईओ से भी मिल रहे हैं, थाना प्रभारी से भी मिल रहे हैं, सभी लोग से मिल रहे हैं, बाकी कोई अभी तक दरवाजे पर भी नहीं आता है। आरोपी घूम रहा है, धीरे धीरे से धमकी दे रहा है। बच्चा को ट्यूशन के लिए हम लोग नहीं भेज रहे हैं। आईजी साहब से हम तो बराबर मिल रहे हैं, 10 महीना से आज भी मिले हैं। वही बात है, ठीक है करवा देते हैं, बस गिरफ्तारी करवा रहे हैं। जिले के सदर थाना क्षेत्र के इलाके में संपत्ति विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों पक्ष एक ही परिवार के हैं। एक पक्ष की पीड़ित महिला संध्या देवी ने आरोप लगाया है कि वह अपने छोटे बेटे पतोहू के साथ घर पर थी, तभी बड़ा बेटा घर पर आ गया, गाली गलौज कर मारपीट करने लगा। विरोध करने पर रॉड से हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंची पतोहू के साथ मारपीट करने लगा। हल्ला हंगामा होने पर आरोपित फरार हो गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि आरोपित बेटे ने फर्जी तरीके से हस्ताक्षर करवाकर दाखिल खारिज करवा लिया है।
वहीं दूसरे पक्ष के संजय का कहना है कि संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। परेशानी है कि ज़मीन के लेकर के वो अपना बेच लिया, ज़मीन सब आप दोनों को बराबर दिए, इसको हिस्सा में है, इसे गलती सलती सब करवा लिया, इसलिए प्रशासन दिए हुए हैं 1 महीना से। क्या बेटा है आपका? 2 ऐसे 2 ठो है, दोनों कहने के लिए। एगो तो गाली गुस्सा। कौन बेटा कर रहा है? परेशान कौन बेटा? वही बड़ा वाला, ये छोटा है, उसको संजय कुमार नाम है। क्या परेशान में क्या करे, कैसे क्या झगड़ा लड़ाई करता है, गाली पड़ता है, आकर के मारेंगे पीटेंगे, खून कर देंगे बोलता है। 3 बाप बेटा मिल गए। अच्छा, तो अपने आप अब सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं? अब हम क्या कहें आपसे, हम यही सब बात है। पुलिस में कंप्लेन वगैरह की है? जानते हुए ना सब लिखवा के तो ले गए थे। आगे क्या चाह रहे हैं आप? हैं? आगे क्या चाह रहे हैं? आगे क्या चाह रहे हैं? केस होना। अच्छा, हाँ। किस बेटा के साथ आप हैं? हम छोटे वाला के हैं। क्या नाम है छोटे बेटा? इनका रंजन कुमार। आपका नाम? देवनारायण शाह की छोटी बहू। मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। मेरे बड़े वाले भैंसुर जो है वो घर पर अटैक करके अपने दोनों बेटा के साथ इनके गैर हाजिरी में बराबर मेरे साथ गाली गलौज मारपीट किया जाता है। धूरा पर जिनका नाम संजय कुमार है, उनके दोनों लड़का अमित कुमार और प्रियदर्शी प्रभात है। ऐसा गाली देता है कि मन करता है या तो जहर खा ले। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। विवाद का कारण क्या है? विवाद का कारण है कि वो अपने ज़मीन का हिस्सा दोनों भाई को बराबर मिला, लेकिन वो माँ को खड़ा करा कर सारा ज़मीन बेचकर पैसा ले लेता था और अब कहता है कि ये मेरा पूरा ज़मीन है। माँ से पूरा जाली काम करवा लिया है। दोनों बुजुर्ग कहाँ रह रहे हैं? ये दोनों बुजुर्ग मेरे पास रह रहे हैं और जाली काम करवा कर इनसे मोटेशन अपने नाम करवा लिया हुआ है। इसी पर गार्जियन केस किया हुआ है। 6 महीना 10 महीना से इसको बंदी बना के मेरे पास घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस क्या कर रहा है इस पूरे मामले में? प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रही है। दिन रात सदर थाना का मामला है, लेकिन कुछ नहीं, दिन रात दौड़ा रही है, बुला रही है, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है इस पर। हम लोग को मन कर रहा है कि इतना जलील लोग हैं समाज में कि मन करता है जहर वहर खाकर सो जाए तब प्रशासन आएगी। आगे क्या चाह रहे हैं आप लोग? आगे चाह रहे हैं कि हमको कानून न्याय दिलाए। गुरुवार को नागरिक मोर्चा के द्वारा शहर को बचाने के लिए अच्छा और सच्चा मेयर बनाने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मारक स्थल पर जन जागरण सभा का आयोजन किया गया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने सभी वार्ड पार्षदों से अपील किया है कि शहर की भयावह स्थिति को देखते हुए सावधानी पूर्वक मेयर के चुनाव में सच्चे और अच्छे उम्मीदवार को अपना वोट दे, जिससे शहर का सही विकास और नवनिर्माण हो सके। मौके पर रमेश प्रसाद सहित मोर्चा से जुड़े कई लोग मौजूद रहे। मैंने आपके ही चैनल पर सुना था कि नंदू बाबू ने साफ शब्दों में कहा कि यहाँ के माफिया, यहाँ के मदारी जो नगर निगम का ठेका लिए हुए हैं मेयर बनाने और बिगाड़ने का, पूर्व मेयर सुरेश कुमार का 60 कट्ठा जमीन बिचवा दिया। मैंने जिला पदाधिकारी को पत्र दिया है कि अगर नंदू बाबू के बातों में सच्चाई है तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि 60 कट्ठा जमीन का कीमत कम से कम 40-50 करोड़ रुपया हुआ। आखिर में यह पैसा कहाँ गया, किसके खाते में गया, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। मुजफ्फरपुर अपने हाल पर आंसू बहा रहा है। नागरिक मोर्चा किसी MP MLA, किसी वार्ड पार्षद के मुंह का मोहताज नहीं, किसी के पास हम नहीं जाते, चाहे नंदू बाबू हो या कोई बाबू हो, किसी के पास नागरिक मोर्चा कभी किसी सहयोग के लिए नहीं गया है। जिनके साथ मेरा पुराना संबंध है उनसे हम सहयोग लेकर समाज का काम करते हैं, जनता का काम जनता की सेवा से करते हैं। किसी मंत्री, नेता, अधिकारी और MP के बलबूते हम काम नहीं करते। इसलिए जिला पदाधिकारी इसमें दखल अंदाजी करें, राज्य सरकार को बताएं मुजफ्फरपुर की जो स्थिति है, जो शहर नरक में तब्दील है, जनता को शुद्ध पेयजल पीने के लिए भी नसीब नहीं है, पानी पीने के लिए भी उनको भटकना पड़ता है। कि सभी वार्ड पार्षदों से नागरिक मोर्चा की अपील है कि आप ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करें और ऐसा मेयर नहीं बनाएं जो दागी हो, बिकायू हो, जो पैसे के बलबूते आपको खरीदना चाहता है। वैसे मेयर के मुंह पर कालिक पोत दें और आप एक ऐसा मेयर बनाएं
जो अच्छा सच्चा ईमानदार हो, जो शहर के विकास करने में अपना तन मन धन समर्पित करे। गुरुवार को युवा राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के 7 अगस्त को प्रस्तावित प्रदेश स्तरीय राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन को लेकर जूरन छपरा स्थित पार्टी कार्यालय में समीक्षा बैठक किया गया। युवा राजद जिला अध्यक्ष नीतीश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार को जाति जनगणना करनी चाहिए, जिससे आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछले समुदाय को चिन्हित कर मुख्य धारा में लाया जा सके। मौके पर जिला राजद अध्यक्ष रमेश गुप्ता, युवा राजद के प्रदेश महासचिव राजीव सिंह सहित दर्जनों युवा राजद के सदस्य मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य है 7 अगस्त को हम लोग का प्रस्तावित है प्रदर्शन का कार्यक्रम। 1990 में 7 अगस्त को स्वर्गीय बीपी सिंह जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मंडल कमीशन आयोग की अनुशंसा को लागू करने का काम किया था। तो हमारे वो पुरखा हैं, उसी दिन को वर्षी के रूप में मनाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने जातिगत जनगणना, बैकलॉग नौकरी देने के लिए आरक्षण के साथ, और जो अनुशंसाएं उस समय बीपी मंडल जी ने किया था उसमें से कुछ बाकी लग गया था, उसको लागू करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन के साथ प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा जो डीएम के द्वारा जाएगा। उसी के तैयारी के लिए आज जो है युवा राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर की बैठक हुई है। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम लोगों का जो कार्यक्रम होना है 7 तारीख को मुजफ्फरपुर जिला पार्टी और मुजफ्फरपुर जिला की तरफ से जो होना है, हम समझते हैं कि मुजफ्फरपुर पूरे बिहार में अव्वल दर्जे का साबित होगा। राष्ट्रीय जनता दल का द्वारा जो है आगामी 7 अगस्त को जो प्रस्तावित धरना प्रदर्शन है जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर, और जो मंडल कमीशन था उनकी पूर्ण अनुशंसा को लेकर, लागू करने को लेकर समीक्षात्मक बैठक युवा राजद के द्वारा यहाँ पर की गई है। इसको लेकर हम लोग तमाम जो युवा साथी हैं, जो 7 तारीख को जो धरना प्रदर्शन जिला कार्यालय में है वहाँ पर उसकी पूर्ण तैयारी कर रहे हैं, और उस धरना प्रदर्शन में पूरे पंचायत तक, जिला से लेकर पंचायत तक युवा की हम भागीदारी रहेगी, और वो मजबूत तरीके से हम लोग उस आवाज़ को उठाएंगे और केंद्र सरकार तक उसको पहुँचाने का काम करेंगे। स्नातक सत्र 2019 का पार्ट 1 की परीक्षा लिए जाने सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर बिहार छात्र संघ द्वारा एलएस कॉलेज से विश्वविद्यालय तक आक्रोश मार्च निकालना था, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से जिला प्रशासन ने रोक लगा दिया। फिर भी बिहार छात्र संघ के सदस्यों ने विश्वविद्यालय पहुंच प्रदर्शन कर परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा। बिहार छात्र संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा कि बच्चे का भविष्य अंधकार में ले जाने का काम कर रही है विश्वविद्यालय, और यह बिहार छात्र संघ नहीं होने देगी। विश्वविद्यालय जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित करे, अन्यथा अब सरकार भी कोरोना का झांसा देकर आंदोलन करने को मना करेगी, फिर भी हम लोग मानने वाले नहीं हैं। मौके पर जिला अध्यक्ष करण सिंह, विश्वविद्यालय अध्यक्ष आदित्य, यूनिवर्सिटी प्रभारी अवनीश राहुल, महिला मोर्चा की जूही सिंह सहित दर्जनों छात्र मौजूद रहे। आज हम लोग बिहार विश्वविद्यालय में निम्न मांगों को लेकर आक्रोश आंदोलन करने वाले थे, जो कि यहाँ के पदाधिकारियों द्वारा मना किया गया कि आप सरकार का अवहेलना कर रहे हैं। तो हम लोग कम संख्या में ही आकर ज्ञापन सौंपने का काम किए हैं, जो कि आंदोलन करण जी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में किया जा रहा था। हम लोग का मांग था कि 19 से 22 जो सेशन है उसका एग्ज़ाम अभी तक लिया नहीं गया। स्टूडेंट फ़ोन करके बोलते हैं कि भैया हमसे कोई पूछता है कि एग्ज़ाम आपका क्या हुआ, तो बोलते हैं कि हम तो ग्रेजुएशन पास कर गए, क्या कि मेरा 19 से 22 सेशन था, 22 आने वाला है। और 18 से 21 का जो पीजी वाला है उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, 19 सेमेस्टर का परीक्षा नहीं हुआ है। हम लोग का बहुत सारा मांग है, जैसे कि कोई भी परीक्षा अगर विश्वविद्यालय में होती है तो 30% जो है छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग में रखा जाता है दलाली करने के लिए। 100-200 स्टाफ है जो दलाली करते हैं और उसी में उनका शायद पेट उट पालन चलता होगा। बहुत सारे छात्रों का जो इंटरव्यू होने वाला रहता है उसका आता है डिग्री के लिए, दिल्ली डोलते रहता है, वो भी डिग्री नहीं मिल पाती है समय में, बेचारा का जॉब नहीं ले पाता है वो। अगर जल्द से जल्द हमारे लोग का जो मांग है, जो कि परीक्षा जल्द से जल्द नियमित किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार का जो अथी है सीबीएसई बोर्ड जो 12th का था उसको प्रमोट कर दिया, एवरेज मार्किंग देके पास कर दिया गया। ये तो विश्वविद्यालय है जिसमें कि 1.5 से 2 लाख छात्र एक सेशन में रहते हैं, तो क्या इसमें प्रमोटेड क्यों नहीं
कर दिया जाता है। जब भी हम लोग आते हैं, हम लोग 3 से 4 बार ज्ञापन सौंप चुके हैं विश्वविद्यालय में। ये कोरोना के आड़ में लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। शादी में 50 को लोग जाएंगे, लेकिन आंदोलन करने 50 को लोग नहीं जाएंगे। पूरा मार्केट खुला हुआ है, क्या बंद है कोरोना के लेके बताइए आप? सारा चीज खुला हुआ है, फिर भी एग्जाम नहीं लिया जा रहा है। क्यों? सिर्फ कोरोना के आड़ में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ताकि सभी छात्र अंगूठा छाप हों और जातवाद के नाम पे आपको वोट दें। इसीलिए ये सब हम लोग नहीं होने देंगे। अभी शांतिपूर्ण हम लोग ये मांग रख रहे हैं, और नहीं हुआ मांग तो फिर सरकार का कोई बात हम लोग मानने नहीं जा रहे हैं। 10 दिन के अंदर मांग पूरा नहीं हुआ, हम लोग का एग्जाम जल्द से जल्द 2019 वाला सेशन वाला का एग्जाम नहीं लिया गया तो हम लोग पूर्ण बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, और इसका जिम्मेवार विश्वविद्यालय प्रशासन, जिला अधिकारी, बिहार सरकार होगा। आज हम लोग बिहार छात्र संघ के द्वारा विश्वविद्यालय में अपने विभिन्न मांगों को लेकर एक आक्रोश मार्च निकालने वाले थे, जिसमें कि हम लोगों को सरकार के द्वारा एसडीएम साहब से निर्देश आया कि आप लोगों को नहीं निकालना है। फिर भी हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को निकालना है। फिर कल रात में हम लोगों को काजी मुंबू थाना प्रभारी ने बुला करके समझाया कि अगर आप कल अपना आंदोलन निकालते हैं तो आप लोगों पे एफआईआर हो जाएगा, जिसमें कि ये हो जाएगा कि आपने पदाधिकारी का बात का उल्लंघन किया, उसके आदेश का उल्लंघन किया। तो हम लोगों ने उनका बात को मानते हुए हम लोगों ने आज कम के संख्या में आके केवल अपने पदाधिकारी के साथ अपना ज्ञापन सौंपा है, और बोला है कि 7 दिन के अंदर में हमारा मांग पूरी होना चाहिए। अगर 7 दिन के अंदर में हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर हमारे ये कोई भी सरकार या कोई भी पदाधिकारी हमें आंदोलन करने से नहीं रोक सकते हैं। आज की खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी डे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।